क्रिसमस का खूबसूरत समय था और पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर सुंदर लाइटों और सजावटों से जगमगा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और त्योहार की उमंग घुली हुई थी। सार्जेंट लिंडसे बॉक्सर, उनके पति जो, उनकी 3.5 साल की छोटी और प्यारी बेटी जूली और उनका पुराना बॉर्डर कोली कुत्ता मार्था कार में बैठकर शहर की अद्भुत लाइटें देखने निकले थे। जूली ने एक लाल रंग का लियोटार्ड, टुटू और सिर पर चमकता हुआ टियारा पहना हुआ था और वह बहुत खुश दिख रही थी। जो ने शांति बनाए रखने के लिए अपनी कार में एक मजेदार रेनेडियर के सींग पहन रखे थे। वे सब मिलकर कार में जिंगल बेल्स गा रहे थे और मार्था भी बीच बीच में अपनी ही धुन में आवाज निकाल रही थी। जो सैन फ्रांसिस्को की सड़क जैक्सन स्ट्रीट से होते हुए कोव हॉलो की तरफ बढ़े। उन्होंने कार पार्क की और यूनियन स्ट्रीट की फैंटेसी ऑफ लाइट्स देखने के लिए पैदल चलने लगे। वहां की सुंदर विक्टोरियन इमारतें लाल, हरे और सफेद रंग की रोशनी में चमक रही थीं। जो ने जूली को अपने कंधों पर उठा लिया और जूली की आंखों में वो खुशी देखकर लिंडसे का दिल मातृत्व के गर्व से भर गया। वे इसके बाद गिरार्डेली स्क्वायर गए, जहां उन्होंने चॉकलेट बार से सजा 50 फीट ऊंचा विशाल क्रिसमस ट्री देखा। जूली के लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर क्रिसमस ट्री था। उधर शहर के दूसरे कोने में यूकी कास्टेलानो अपने घर के किचन में थी, जहां क्रिसमस की कोई सजावट नहीं थी। वह चुपचाप गुआकामोल तैयार कर रही थी और ओवन में ब्राउनीज की ट्रे रख रही थी, जबकि उनके पति जैक्सन ब्रेडी मर्गरिटास मिक्स कर रहे थे। दोनों ही अपने काम में बहुत व्यस्त थे। ब्रेडी एक होमिसाइड लेफ्टिनेंट के साथ साथ एक्टिंग पुलिस चीफ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे और यूकी ने अभी-अभी एक बेहद थका देने वाले कोर्ट केस को खत्म किया था। दोनों को मुश्किल से सोने का समय मिला था, इसलिए उन्होंने इस रात को पूरी तरह से काम और फोन से दूर रहकर एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला किया था। वे बेडरूम में जाकर कोई अच्छी क्लासिक एक्शन फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहे थे और यूकी को पूरा भरोसा था कि आज की रात कम से कम कोई फोन कॉल उनके इस सुकून को खराब नहीं करेगा। इसी बीच रिपोर्टर सिंडी थॉमस और उनके बॉयफ्रेंड रिच कॉन्क्लिन सिविक सेंटर प्लाजा के रास्ते पर खड़े थे। विंटर पार्क की रौनक अपने पूरे शबाब पर थी। सामने ही सैन फ्रांसिस्को का सिटी हॉल लाल और हरी रोशनी की पट्टियों से सजा हुआ था और उसके सामने खड़ा बड़ा क्रिसमस ट्री रात के आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। रिच ने सिंडी का हाथ धीरे से दबाया। रिच हमेशा से एक बड़ा परिवार और बच्चे चाहते थे, जबकि सिंडी एक इकलौती संतान थी और अपने पत्रकारिता के करियर में बहुत व्यस्त थी। ये वैचारिक मतभेद उनके रिश्ते में अक्सर तनाव पैदा करता था, लेकिन आज की रात वे बस एक दूसरे के करीब होना चाहते थे। उन्होंने वहां एक अजनबी से अपनी एक सुंदर तस्वीर क्लिक करवाई, जिसे सिंडी अपने परिवार को एक क्रिसमस कार्ड के रूप में भेजना चाहती थी। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर मुख्य मेडिकल एग्जामिनर क्लेयर वॉशबर्न अपने कंप्यूटर बैग और सामान के साथ गेट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उनके साथ उनके पति एडमंड भी थे, जो एयरपोर्ट की सतरंगी रोशनियों को निहारते हुए थोड़े पीछे रह गए थे। क्लेयर को सैन डिएगो की नेशनल यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक मेडिसिन के छात्रों को पढ़ाने के लिए जाना था। यह एक स्पेशल केस स्टडी कोर्स था, जो क्लेयर के बरसों पुराने एक मर्डर केस पर आधारित था, जिसमें एक बच्चे की लाश को सूटकेस में बंद करके झील में फेंक दिया गया था और क्लेयर की फॉरेंसिक जांच से ही वह केस सुलझा था। हालांकि एडमंड इस यात्रा पर आने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे, लेकिन क्लेयर को खुशी थी कि इस बहाने वे दोनों कुछ वक्त एक साथ बिता पाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सैन फ्रांसिस्को शहर पर जल्द ही एक बड़ा साया मंडराने वाला है। दिसंबर की 21 तारीख की दोपहर को यूनियन स्क्वायर में जूलियन लैम्बर्ट नाम का एक अपराधी बेंच पर बैठा था। उसने लाल रंग की जैकेट पहनी हुई थी। जूलियन एक पूर्व कैदी था और अपनी सजा काटकर बाहर आया था। तभी उसके फोन पर मिस्टर लोमैन का फोन आता है। लोमैन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। लोमैन ने जूलियन से कहा कि इस साल क्रिसमस पर शहर का सबसे बड़ा हीस्ट होने वाला है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक काम करना होगा। जूलियन को यह खेल बहुत मजेदार लगा। उसने फोन रखा और सीधे एक बुजुर्ग व्यक्ति मॉरी किंग की तरफ बढ़ा, उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा दिया और उनका शॉपिंग बैग छीनकर भागने लगता है।
जिसमें प्राडा के बेल्ट और हर्मीज के टाई जैसे महंगे सामान थे। जूलियन सड़क पर लोगों को धकेलते हुए तेजी से भागा। वहां पास में ही रिच कॉन्क्लीन और लिंडसे बॉक्सर खरीदारी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक बुजुर्ग के चिल्लाने की आवाज सुनी, वे दोनों तुरंत जूलियन के पीछे भागने लगे। लिंडसे को डॉक्टर ने खून की कमी यानी एनीमिया की वजह से ज्यादा दौड़ने से मना किया था, इसलिए वह थोड़ी दूर जाकर रुक गईं और उन्होंने वायरलेस पर पुलिस बैकअप और एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। रिच कॉन्क्लीन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए जूलियन का पीछा जारी रखा। ग्रांट इवेन्यू पर जैसे ही जूलियन का संतुलन थोड़ा बिगड़ा, रिच ने हवा में कूदकर उसे दबोच लिया। लिंडसे ने तुरंत वहां पहुंचकर जूलियन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। जूलियन पुलिस को देखकर बिल्कुल डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पकड़ा ही जाना चाहता था। हॉल ऑफ जस्टिस के इंटेरोगेशन रूम में जूलियन को लाया गया। वहां लिंडसे और कॉन्क्लीन ने उससे पूछताछ शुरू की। जूलियन ने बताया कि वह प्रोबेशन पर है और अगर पुलिस उसे छोड़ देती है तो वह एक बहुत बड़ी जानकारी दे सकता है। जूलियन ने दावा किया कि क्रिसमस के दिन सैन फ्रांसिस्को में इतिहास की सबसे बड़ी डकैती होने वाली है। जब पुलिस ने उससे सबूत मांगे तो उसने बताया कि इस डकैती का मुख्य शूटर क्रिस डिट्स है, जो कि सोमा के एक बेहद घटिया और सस्ते होटल एंथनी होटल में रुका हुआ है। लिंडसे ने डेटाबेस चेक किया तो पता चला कि क्रिस डिट्स वाकई एक बेहद खतरनाक अपराधी था, जिस पर पहले भी डकैती और गोलीबारी के कई मामले दर्ज थे और उसके खिलाफ एक वारंट भी जारी था। इसी बीच कोर्ट में यूकी कास्टेलानो अपनी विरोधी वकील एलिसन जंकर और आरोपी सैंड्रा मैकडोवेल के सामने खड़ी थीं। सैंड्रा एक फार्मासिस्ट थीं, जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से 4 कॉलेज छात्रों को टक्कर मार दी थी। उनमें से एक छात्र, जो एक उभरता हुआ फुटबॉल स्टार था, हफ्तों से कोमा में था। यूकी को उम्मीद थी कि इस भयानक अपराध के लिए सैंड्रा को कम से कम 3 से 5 साल की सख्त सजा मिलेगी। लेकिन सैंड्रा की वकील ने कोर्ट को बताया कि सैंड्रा का पति व्हीलचेयर पर है और पूरा परिवार उसी की कमाई पर निर्भर है। जज जूडी श्लेगर ने क्रिसमस की उदारता दिखाते हुए सैंड्रा मैकडोवेल को बिना किसी जेल के सिर्फ प्रोबेशन और कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाकर रिहा कर दिया। यूकी को कोर्ट से बाहर आते समय ऐसा लगा जैसे सांता क्लॉज ने उनके चेहरे पर एक करारा थप्पड़ मार दिया हो। रात के 8 बजे लिंडसे, कॉन्क्लीन, स्वाट टीम के कमांडर रेग कोविंगटन और एफबीआई के 2 एजेंट एंथनी होटल पहुंचे। यह होटल शहर का एक नरक जैसा कोना था, जहां हर तरफ गंदगी, नशेड़ी और अपराधी भरे रहते थे। होटल के रिसेप्शन पर बैठे डरे हुए क्लर्क ने हड़बड़ाहट में पुलिस को गलत कमरा नंबर दे दिया। उसने कहा कि डिट्स कमरा नंबर 6R में ठहरा हुआ है, जबकि वास्तव में वो सामने वाले कमरे 6F में छिपा हुआ था। जैसे ही पुलिस की टीम कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, डिट्स ने दरवाजे के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा गलियारा दहल उठा। एक एफबीआई एजेंट के सिर में गोली लगी और वह वहीं गिर गया। दूसरा एजेंट भी घायल हो गया। गोलियों की इस बौछार के बीच रिच कॉन्क्लीन ने बिना एक पल गंवाए खुद को लिंडसे के सामने ढाल की तरह पेश कर दिया और उसे जमीन पर धकेल दिया। रिच ने अपनी जान खतरे में डालकर लिंडसे को सुरक्षित रखा। स्वाट टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए कमरे का दरवाजा उड़ा दिया और अंदर घुसकर क्रिस डिट्स को मार गिराया। जब लिंडसे और कॉन्क्लीन कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां शराब की बोतलें और बहुत सारे महंगे कैमरे और जासूसी के उपकरण बिखरे पड़े थे। वहां कोई लैपटॉप नहीं था, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने डिट्स का फोन चेक किया तो उन्हें गोल्डन गेट पार्क का एक नक्शा मिला, जिसमें डी यंग म्यूजियम पर लाल रंग का गोला बना हुआ था। पुलिस को लगा कि उन्हें डकैती का पहला असली सुराग मिल गया है। लिंडसे जब इस भयानक एनकाउंटर के बाद कांपते हुए कदमों से रात को अपने घर पहुंची तो जो ने दरवाजा खोला और उसे गले लगा लिया। जो और जूली ने मिलकर घर में एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजाया था, जिसे देखकर लिंडसे की आंखों में आंसू आ गए। जो ने उसे गर्मा गर्म सूप परोसा और फिर चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई। लिंडसे ने जो को बताया कि कैसे एक छोटे चोर के सुराग ने उन्हें एक बड़े चक्रव्यूह में फंसा दिया है और कैसे उनका एकमात्र मुख्य गवाह अब मर चुका है। जो ने उसे दिलासा दिया
और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लिंडसे के मन में एक गहरा डर था कि आने वाला क्रिसमस उनके लिए कोई नई मुसीबत लेकर आ सकता है। अगले दिन रिपोर्टर सिंडी थॉमस को मारिया वारेला नाम की एक महिला का ईमेल मिला। मारिया ने लिखा था कि उसका पति एडुआर्डो वारेला पिछले 2 साल से बिना किसी सुनवाई के जेल में बंद है, जबकि उसने कोई मर्डर नहीं किया है। सिंडी तुरंत मिशन डिस्ट्रिक्ट में ऑसेज स्ट्रीट पर स्थित मारिया के छोटे से अपार्टमेंट पहुंची। मारिया ने रोते हुए बताया कि वे दोनों मैक्सिको से अवैध तरीके से अमेरिका आए थे। उनके बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। एडुआर्डो परिवार का पेट पालने के लिए दिन में कार रिपेयर की दुकान साफ करता था और रात को गैस स्टेशन पर काम करता था। 2 साल पहले एक रात उनके पड़ोस में गॉर्डन पेरेज नाम के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एडुआर्डो अपनी कार में सो रहा था और गोलियों की आवाज़ सुनकर वो बाहर देखने गया था, लेकिन पुलिस ने 3 स्थानीय गैंगस्टर्स के झूठे बयानों के आधार पर एडुआर्डो को गिरफ्तार कर लिया। मारिया ने बताया कि उनके पुराने वकील पीटर बार्ड ने उनसे सारे पैसे ले लिए, लेकिन कोर्ट में एडुआर्डो की बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं किया और बाद में वह गायब हो गया। सिंडी को एडुआर्डो की बेगुनाही पर पूरा भरोसा हो गया। वह तुरंत दफ्तर लौटी और अपने एडिटर हेनरी टाइलर से इस मुद्दे पर एक बड़ी स्टोरी लिखने की अनुमति मांगी। हेनरी ने स्टोरी को हरी झंडी दे दी। इसके बाद सिंडी अपनी दोस्त यूकी कास्टेलानो के पास पहुंची और उससे मदद की गुहार लगाई। यूकी हालांकि सरकारी अभियोजक थीं और वह खुद डिफेंस वकील नहीं बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त जैक जॉर्डन को बुलाया, जो मुफ्त में गरीबों के केस लड़ते थे। यूकी और जैक तुरंत एडुआर्डो से मिलने सैन ब्रूनो जेल पहुंचे। जेल के मुलाकात कमरे में जब एडुआर्डो को लाया गया तो उसकी आंखों के नीचे चोट के निशान थे। उसने रोते हुए जैक और यूकी को बताया कि उसने जिंदगी में कभी बंदूक नहीं छुई। वह सिर्फ अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करता था और पुलिस के डर से भाग नहीं पाया। जैक ने एडुआर्डो के चेहरे पर छाई सच्चाई को महसूस किया और उसका केस मुफ्त में लड़ने का फैसला किया। यूकी ने तुरंत मारिया को फोन करके यह खुशखबरी दी। इसके बाद यूकी ने एडुआर्डो के केस से जुड़े पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, जहां उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। इसी बीच पुलिस कमिश्नर के पद पर काम कर रहे जैक्सन ब्रेडी ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। शहर के रिटायर्ड पुलिस चीफ वॉरेन जैकोबी भी इस केस में मदद करने के लिए वापस आ चुके थे। जैकोबी को पता था कि लोमैन एक बेहद शातिर अपराधी है, जो अपनी डकैतियों में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता ताकि कोई सबूत न बचे। जैकोबी ने लोमैन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए सैन क्वेंटिन जेल में बंद एक पूर्व भ्रष्ट पुलिस अधिकारी टेड स्वानसन से मिलने का फैसला किया। स्वानसन कभी खुद डाकू पुलिसकर्मियों के गैंग का सरगना था। जेल के कैदियों की भारी भीड़ के बीच जैकोबी स्वानसन के सामने बैठे। स्वानसन ने जैकोबी से जानकारी के बदले अपनी प्रेमिका से मुलाकात और जेल के खाते में पैसे जमा करने की मांग की। जैकोबी के हामी भरने पर स्वानसन ने बताया कि लोमैन ने 5 साल पहले लॉस एंजल्स में एक आर्मर्ड कार लूटी थी और उसके बाद वेगास के ब्लैक डायमंड कैसीनो में $9 मिलियन की डकैती की थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। स्वानसन ने चेतावनी दी कि लोमैन कभी गलतियां नहीं करता और वह अपने साथियों को काम खत्म होने के बाद रास्ते से हटा देता है। जैकोबी समझ गए कि लोमैन के साथ काम करने वाला हर इंसान मौत के मुहाने पर खड़ा था। उधर असली विलियम लोमाचेंको यानी मिस्टर लोमैन अपने सुंदर 2 मंजिला घर में अपनी पत्नी इमोजेन के साथ रह रहा था। वह बाहर से एक साधारण सोने के गहने बेचने वाला सेल्समैन दिखता था, लेकिन असल में वह एक खूंखार मास्टरमाइंड था। वह अपने पुराने साथी डिक रसेल के साथ एक होटल में बैठकर अपनी डकैती के 5 अलग अलग चरणों की समीक्षा कर रहा था। रसेल MIT से पढ़ा हुआ एक गणित और इंजीनियरिंग का जीनियस था, जो समय और सुरक्षा प्रणालियों की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता था। लोमैन ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कई फर्जी सुराग और झूठी अफवाहें फैलाई थीं, ताकि असली हमले के समय पुलिस किसी दूसरी जगह व्यस्त रहे। उन्होंने अपने इस खेल को हेड फेक का नाम दिया था। तभी लिंडसे को फोन पर सूचना मिली कि चाइना बीच के पास एक लावारिस गाड़ी मिली है,
जिसकी डिक्की में जूलियन लैम्बर्ट की लाश पड़ी है। जूलियन की गर्दन के पीछे बहुत पास से गोली मारी गई थी। लिंडसे समझ गई कि जूलियन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने पुलिस को क्रिस डिट्स का पता बताया था। लिंडसे को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उनकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। तभी पुलिस को एक और गुमनाम कॉल से सूचना मिली कि लोमैन की टीम नॉब हिल की एक मशहूर आर्ट गैलरी सॉग्ने गैलरी पर हमला करने वाली है। लिंडसे और कॉनक्लिन तुरंत उस गैलरी की तरफ भागे। सॉग्ने गैलरी में सदियों पुराने और बेहद कीमती वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी चल रही थी। वहां अमीर ग्राहकों की भीड़ थी। गैलरी की मालकिन रेनाटा फैबियानो ने पुलिस की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी सुरक्षा बढ़ाने से मना कर दिया। लिंडसे ने जब रेनाटा के पूर्व पति रॉयस फैबियानो का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वह भी एक डकैती के मामले में प्रोबेशन पर था। लिंडसे को शक हुआ कि यह गैलरी भी लोमैन के जाल का हिस्सा हो सकती है। रात को जब लिंडसे वापस लौट रही थीं, तो उनकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, जो उन्हें अपनी कार से आकर उन्हें बचाया। लेकिन तभी उनके फोन पर पड़ोस की बुजुर्ग दाई ग्लोरिया रोज के एक्सीडेंट की खबर आई। ग्लोरिया रोज को मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां बे ब्रिज पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से घायलों की भारी भीड़ थी। लिंडसे, जो और जूली के साथ अस्पताल के आईसीयू के बाहर इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने बताया कि ग्लोरिया को एक छोटा स्ट्रोक यानी टीआईए आया था, लेकिन वह खतरे से बाहर थीं। लिंडसे ने ग्लोरिया की न्यूयॉर्क में रहने वाली बेटी बेकी को फोन करके बुला लिया। तभी रिच कॉनक्लिन का फोन आया कि हंटर्स पॉइंट के पास लोमैन के 2 साथियों की लोकेशन मिली है। लिंडसे बिना सोचे समझे तुरंत ड्यूटी पर लौट आईं। हंटर्स पॉइंट के एक सुनसान इलाके में कोरी ब्रिग्स और उसकी गर्लफ्रेंड मैगन रैफर्टी एक डॉग ग्रूमिंग वैन के अंदर छिपे हुए थे। स्वाट टीम ने वैन को चारों तरफ से घेर लिया और खिड़की तोड़कर अंदर आंसू गैस का गोला फेंक दिया। दोनों अपराधी खांसते और चिल्लाते हुए वैन से बाहर निकले। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कोरी ने दावा किया कि वे दोनों सिर्फ एक भूकंप का इंतजार कर रहे थे ताकि शहर की दुकानों में लूटपाट कर सकें। वे लोमैन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लिंडसे समझ गईं कि ये दोनों भी सिर्फ मोहरे थे जिनका इस्तेमाल पुलिस को उलझाने के लिए किया गया था। उसी रात लोमैन और डिक रसेल एक ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर अर्नोल्ड स्लोअन के घर में घुस गए। स्लोअन लोमैन को ब्लैकमेल कर रहा था। रसेल ने स्लोअन की तिजोरी से $2 लाख कैश और स्टोर की चाबियां निकाल लीं। इसके बाद लोमैन ने रसेल के हाथ में बंदूक थमाई और उसे स्लोअन के सीने में 3 गोलियां मारने का आदेश दिया। रसेल थरथर कांप रहा था, लेकिन लोमैन की आंखों में मौत देखकर उसने ट्रिगर दबा दिया। स्लोअन की मौके पर ही मौत हो गई। लोमैन ने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि उसने स्लोअन का मर्डर कर दिया है, ताकि पुलिस की टीम स्लोअन के फ्लैट पर जांच में उलझ जाए और उसका असली काम आसान हो जाए। तभी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सार्जेंट बेंटले का बेटा डेक्लान आया, जो कंप्यूटर साइंस का छात्र था। उसने बताया कि इंटरनेट के गुप्त चैट रूम में एक हैकर, जो खुद को एडलो मैन्स ब्रेन कहता है, ब्लैकस्टार वीआर नाम की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी पर हमले की बात कर रहा है। ब्रेडी ने जब क्रिस डिड्स के कमरे से जब्त किए गए उपकरणों की तस्वीरें देखीं, तो उन पर भी ब्लैकस्टार का लोगो लगा हुआ था। जैकोबी ने तुरंत स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे ब्लैकस्टार के सीईओ डेविड बावर को फोन किया। बावर ने हंसते हुए कहा कि उनकी कंपनी की सुरक्षा अभेद्य है और कोई भी उसे हैक नहीं कर सकता। लेकिन जैकोबी को एक अनहोनी की आशंका सता रही थी। दिसंबर की 24 तारीख को यूकी कास्टेलानो को एक बहुत बड़ा सबूत मिला। एडुआर्डो वारेला के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला कि घटना की रात एडुआर्डो का गनशॉट रेसिड्यू टेस्ट पूरी तरह से नेगेटिव आया था, जिसका मतलब था कि उसने उस रात कोई बंदूक नहीं चलाई थी। उसके भ्रष्ट वकील ने यह बात कोर्ट से छिपाकर रखी थी। यूकी और जैक जॉर्डन तुरंत जज लॉरेन इनेलो के चैम्बर में पहुंचे और इस नए सबूत को सरकारी वकील के सामने रखा। जज ने तुरंत एडुआर्डो वारेला के खिलाफ दर्ज सभी आरोप खारिज कर दिए। एडुआर्डो 2 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आया और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर
अपने बच्चों और पत्नी के साथ लास पोसाडास का त्योहार मनाने अपने घर लौट गया। क्रिसमस की सुबह लिंडसे के घर में खुशियों की बहार थी। जूली अपनी मां से लिपटकर उपहार खोल रही थी। ग्लोरिया रोज भी पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आ चुकी थीं। उधर यूकी और ब्रेडी अपने घर पर एक छोटा सा खूबसूरत पल साझा कर रहे थे। सिंडी का लिखा लेख अखबार के पहले पन्ने पर छपा था, जिसे पढ़कर रिच कॉन्कलिन की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी लिंडसे के फोन पर एक और अलर्ट आया। जूलियन की पुरानी प्रेमिका चेरिल सैंडलर ने पुलिस को फोन करके बताया कि लोमैन की टीम आज ही सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस कस्टम्स को लूटने वाली है। लिंडसे और कॉन्कलिन तुरंत अपनी कार से एयरपोर्ट की तरफ भागे। एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों की भीड़ थी जो क्रिसमस मनाने अपने घर जा रहे थे। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। तभी अचानक इंटरनेशनल टर्मिनल के अंदर लास वेगास पुलिस की वर्दी पहने 4 नकली पुलिसकर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोग जमीन पर लेट गए। नकली पुलिस वाले यात्रियों को बंधक बनाकर एयरट्रेन की तरफ भागे। लिंडसे और कॉन्कलिन ने अपनी जान की बाजी लगाकर ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया, जहां एक पूर्व अमेरिकी सैनिक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। स्वाट टीम ने खिड़की से निशाना साधते हुए मुख्य नकली पुलिस वाले जॉनी लियोनार्ड के सिर में गोली मार दी। बाकी 3 नकली पुलिसकर्मियों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उनमें से एक अपराधी बेन वेलेस बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। लिंडसे ने उससे बंद कमरे में पूछताछ की और उसे कोर्ट में खड़ी सजा का डर दिखाया। बेन वेलेस रोने लगा और उसने कबूल किया कि एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक हेड फेक यानी ध्यान भटकाने का नाटक था, ताकि पूरी सैन फ्रांसिस्को पुलिस एयरपोर्ट पर तैनात हो जाए। उसने बताया कि लोमैन का असली निशाना ब्लैक स्टार वीआर कंपनी ही है और वह इस समय वहीं मौजूद है। लिंडसे और कॉन्कलिन तुरंत गाड़ी से ब्लैक स्टार वीआर के विशाल परिसर की तरफ रवाना हुए। वहां जैकोबी पहले से ही अपनी कार में तैनात थे। जैसे ही लिंडसे कार से उतरी, तभी परिसर में एक गोली चली। गोली सीधे जैकोबी की जांघ में लगी और वे लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया। लिंडसे ने देखा कि 3 लोग पीछे की इमारत से तेजी से बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक आदमी सोने की चेन बेचने वाले सेल्समैन की तरह मामूली कदकाठी का था। लिंडसे का छठा सेंस चिल्लाया कि वही असली मिस्टर लोमैन था। उसके साथ डिक रसेल और ब्लैक स्टार के किडनैप किए गए सीईओ डेविड बावर भी थे। लोमैन बावर को बिल्डिंग नंबर 3 के पिछले दरवाजे पर ले गया। वहां दरवाजे को खोलने के लिए बावर की आंखों का आइरिस स्कैन जरूरी था। बावर ने जब सहयोग करने से मना किया तो डिक रसेल घबरा गया और चिल्लाने लगा कि पुलिस आ चुकी है। रसेल की इस कायरता और गलती से गुस्सा होकर लोमैन ने अपनी बंदूक निकाली और अपने ही पार्टनर रसेल के सीने में 3 गोलियां दाग दीं। रसेल की तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद लोमैन ने बावर को डराकर आइरिस स्कैनर के सामने खड़ा किया। दरवाजा खुलते ही वे दोनों अंदर चले गए। लिंडसे और कॉन्कलिन ने कांच का दरवाजा तोड़कर इमारत के अंदर प्रवेश किया। पूरी इमारत को खाली करने की घोषणा की गई। चारों तरफ सायरन गूंज रहे थे। तभी लिंडसे को नीले रंग के सफाई कर्मी के कपड़ों में एक आदमी सामने से आता हुआ दिखा। वह कोई और नहीं, खुद विलियम लोमाचेंको था। उसने असली सफाई कर्मी को बांधकर उसके कपड़े छीन लिए थे। कॉन्कलिन ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा। लोमैन ने अपनी पिस्तौल तान दी, लेकिन तभी स्वाट टीम के जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लोमैन ने अपनी बंदूक नीचे गिरा दी और घुटनों के बल बैठकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने डेविड बावर को भी एक एयर कंडीशनिंग कोठरी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जेल के बंद कमरे में लोमैन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा था। उसने दावा किया कि रसेल को डेविड बावर ने मारा था और वह तो सिर्फ वहां तमाशबीन बनकर गया था। लेकिन तभी लिंडसे ने एक बड़ा दांव खेला। उसने लोमैन की पत्नी इमोजेन को भी हथकड़ी पहनाकर उसी कमरे में बुला लिया। लिंडसे ने लोमैन को बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर लगे खुफिया कैमरे का वीडियो दिखाया। उस वीडियो में लोमैन साफ तौर पर डिक रसेल को गोली मारते हुए और बावर को बंधक बनाते हुए दिख रहा था। अपनी बेगुनाह पत्नी को उम्र कैद से बचाने के लिए लोमैन टूट गया। उसने रोते हुए अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। 31 दिसंबर की रात को सूसी कैफे में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। लिंडसे, जो
युकी, ब्रेडी, सिंडी, रिच, क्लेयर और एडमंड सभी वहां मौजूद थे। रिटायर्ड चीफ जैकोबी भी बैसाखी के सहारे अपनी प्रेमिका मिरांडा के साथ पार्टी में पहुंचे। शहर के मेयर ने उनके लिए विशेष जगह आरक्षित की थी। आधी रात को जैसे ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा उठा, जो ने लिंडसे को गले लगा लिया। लिंडसे की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिछले कुछ दिनों का भयानक तनाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ हो रही थी। 2 जनवरी को जो अपने घर के दफ्तर में बैठकर बिलों का भुगतान कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर पैसिफिक हाइट्स के एक होटल का नाम दिख रहा था। जो ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बेहद कोमल और कांपती हुई आवाज आई, जो कह रही थी, पापा, मैं फ्रांसिस्का बोल रही हूं। जो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फ्रांसिस्का उनकी पहली शादी से हुई बड़ी बेटी थी, जिसे उन्होंने पिछले 20 सालों से नहीं देखा था। फ्रांसिस्का रोम से अपने पिता से मिलने सैन फ्रांसिस्को आई थी। जो तुरंत अपनी कार से होटल पहुंचे। जो ने होटल के लॉबी में फ्रांसिस्का को देखा। वह बहुत ही सुंदर और शालीन युवती बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगे। एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच के दौरान फ्रांसिस्का ने बताया कि उसकी मां इजाबेल की कैंसर से मौत हो चुकी है। अपनी मौत से पहले उसकी मां को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने फ्रांसिस्का को जो की लिखी पुरानी डायरी और सगाई की अंगूठी सौंप दी थी। फ्रांसिस्का ने हंसते हुए बताया कि वह खुद भी रोम पुलिस में एक अधिकारी है। जो का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह अपनी इस बड़ी बेटी को अपने नए परिवार से मिलाने के लिए उत्सुक थे। शाम को लिंडसे जब काम से घर लौटी तो उन्होंने देखा कि पूरा घर खाली था। जूली और मार्था कोई नहीं थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जो अपनी बड़ी बेटी फ्रांसिस्का के साथ अंदर आए। जूली अपनी नई बड़ी दीदी का हाथ पकड़कर खुशी से उछल रही थी। फ्रांसिस्का ने आगे बढ़कर लिंडसे को गले लगाया। सबने मिलकर किचन में मजेदार लज्जानियां तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाया। फ्रांसिस्का के आने से जो के जीवन का एक बहुत बड़ा खालीपन हमेशा के लिए भर गया था। सैन फ्रांसिस्को का ये दिल दहला देने वाला क्रिसमस का सफर आखिरकार एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल पारिवारिक मिलन के साथ समाप्त हुआ।